अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन मुल्क में अभी भी सियासी अदम इस्तेहकाम है और ये अदम इस्तेहकाम खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। हुकूमत ने मौलाना समेत दीगर अरकान की हिमायत से 26वीं आईनी तरमीम तो कर ली है, मर्जी की इम्प्लीमेंटेशन हो गई हैं। आईनी शिकें जो भी तजावीज़, जो भी मुसव्वदा मुत्तफ़िका तौर पर मौलाना की तरफ से या हुकूमत की तरफ से दीगर इत्तेहादी जमातों की तरफ से पेश किया गया था, उसे तो मिनवन मंजूर कर लिया गया है, कबूल कर लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे प्रोसेस को गैर आइनी करार दे रही है और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पीटीआई ने शिरकत न करने का फैसला भी किया है। पीटीआई की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब शामिल ही नहीं हुए और स्पीकर की दरखास्त के बावजूद पीटीआई ने इस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली है। अब इस सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि बीएनपी मेंगल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स ने भी आज सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। इस आईनी तरमीम के बाद अब सबसे बड़ा जो इम्तहान है हुकूमत का, वो चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला है। बहुत ही बाज़गश्त है। चीफ जस्टिस साहब की तैनाती को लेकर मुख्तलिफ नाम है जो ज़ेर गर्दिश हैं, जिन पर बहस हो रही है, बात हो रही है। पसंद नापसंद के इल्ज़ामात की बौछार हो गई है। इस पूरे सिनेरियो में जब हुकूमत एक इम्तहान से निकली है तो एक दूसरा बड़ा इम्तहान उसकी राह तक रहे। अब इस इम्तहान से हुकूमत ने कैसे निकलना है, हमारे पास मेहमान मौजूद हैं शो में, हम उनको वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखनी है सीनियर रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा, सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुबारकबाद भी हुकूमत को हम इस तरह से देना चाहते हैं कि खुद हुकूमती रहनुमाओं ने जितनी काविशें और कोशिशें की, लेकिन उसके साथ बिलावल साहब बड़ा हमें कारगर और बहुत ही सरगर्म तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आए और 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। लेकिन चीफ जस्टिस की तैनाती का जो प्रोसेस था मैम, जिसको सबसे पहले भी बहुत ज़्यादा ये कहा गया कि ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, चॉइस ओरिएंटेड कोई तरमीम आ रही है जिसमें आपने अपने फ़ायदे को देखना है, आवाम के फ़ायदे को नहीं देखना। अब ये सो कॉल्ड जो कहा जा रहा है कि ये आवाम के लिए एक चेंज है, आवाम के लिए इस्लाहात हो रही हैं, उनके फ़ायदे की बात हो रही है, लेकिन ये जो तैनाती है, आप समझती हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से वो महज इल्ज़ामात ही हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किन की बात कर रहे हैं? वो मैं ना मानू वालों की बात कर रहे हैं जी। वो जिनको जो कहते कुछ है करते कुछ है, जो मौलाना के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने राज्य के मौलाना को इस्तेमाल किया कि जी हम इनके मुसव्वदे के साथ खड़े हैं, ये जो कहेंगे हम इनके साथ होंगे। बिल्कुल। किधर गए भाई वो मौलाना साहब? तो आपको पता है कि अब आईनी तरमीम में हमारे साथ शामिल थे और वो इसलिए नहीं शामिल थे कि इनके खास उन्होंने कोई हमारा मुसव्वदा जो था वो एक्सेप्ट किया था, वो इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि ये जो आईनी तरमीम है ये तमाम पार्टीज के मुशावरत से, मशवरे से, हर एक को ऑन बोर्ड लेके तब ये आईनी तरमीम जो है पास हुई है। अब सब स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ ले कुछ दे, कुछ कॉम्प्रोमाइज हमने किया, कुछ उन्होंने किया और कर कर आके एक कंसेंसस बिल्ड करके तो ये आईनी तरमीम आई है। अब जिन लोगों ने 10 पार्लिमानी इजलास अटेंड किए थे और हर पार्लिमानी इजलास में ये लोग शामिल थे, मां सवाए इनके सारी पार्टीज ने शिरकत भी की, अपना फीडबैक भी दिया, अपने मशवरे भी दिए, अपना मुसव्वदा भी दिया। इन लोगों ने कहानियां डालने के अलावा कुछ नहीं किया। आप अंदाजा करें शाइस्ता, मुसव्वदा तक इन्होंने नहीं दिया। भाई आप अगर चाहते थे कि अपनी मर्जी से कोई आप तरामीम में कोई चेंजेस लाएं तो कम से कम सामने तो रखते ना उसको। आपने तो कहा कि जो मौलाना कह रहे हैं हम उनके पीछे खड़े, तो फिर आ गए ना, फिर आए, फिर मौलाना के पीछे खड़े हो, किधर भाग गए? इन्होंने हर चीज को मुतनाज़ा बनाना है, इसलिए क्योंकि वो जो एक बानी साहब बैठे हुए न्यायालय में, वो उनको ख्वाब में भी पीएम की कुर्सी नजर आती है। वो समझते हैं कि ये उनका पता नहीं कोई खुदाई इनको तोहफा है जो कि मिला है और अब सिर्फ वही उसके हकदार हैं और बाकी सब जो है ना बेकार हैं। तो वो किसी को ना पार्लियामेंट में मानते हैं, ना उन्होंने पहले किसी को इज्जत दी। देखें, अब मैं आपकी दूसरी बात पे, इनको छोड़ें। अब पाकिस्तान जो है ना अब इंशाल्लाह ताला तरक्की की राह पे गामजन हो गया है। ये छोटी मोटी इनको ये करने दें ऑपोजिशन, ठीक है, हमें कोई मसला, हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है।
सब अच्छा। इंशाल्लाह ताला खैर की खबर आपको मिलेगी। ये जो तनाज़ा बना रहे हैं ना चीफ जस्टिस की जो तैनाती है, सबसे बड़ा इन्होंने नुकसान किया है जस्टिस मंसूर अली शाह का। वो कैसे? इन्होंने ये कह कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो ये दोनों हुकूमतें जो हैं इनको फारिग कर देंगे, पहले दिन ही आते साथ। अब मुझे अब ये बताएं कि ये इन्होंने कोई इनके हक में कोई बयान दिया था? क्या आप आने से पहले ही उनको कंट्रोवर्शियल बना के बैठ गए? तो ये इनकी हरकतें हैं, इनको सिर्फ गुड टू सी यू वाले फैसले पसंद थे, इनको सिर्फ वो जो ट्रकों वाली सरकारें पसंद थी, इनको सासू माँ वाली सरकारें पसंद थी, इनको नहीं पसंद तो इनको काजी फाइज ईसा नहीं पसंद। काजी फाइज ईसा वो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने पहली दफा ट्रांसपेरेंसी कायम की सुप्रीम कोर्ट में, फुल बेंच बनाए, पहले चीफ जस्टिस है जिन्होंने एक पब्लिक हियरिंग्स करवाई, वरना हर चीज ये बंद कमरों में और 3 मेंबर बेंच और 5 मेंबर बेंच और सारे सियासी जो फैसले। पीएमएलएन को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती पर फिर क्यों एतराज है? हमें तो कोई एतराज नहीं। देखें, ये अब जो 175A में जो अमेंडमेंट हुई है जी, उसमें ये कहा गया है कि 8 मेंबर होंगे नेशनल असेंबली से, 4 होंगे सेनेट से, और इसमें तमाम जो पार्टीज बैठी हुई हैं इस वक्त पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी होगी। इसका मतलब है कि अपोजिशन की भी जितनी पार्टीज हैं उनकी भी नुमाइंदगी होगी। तो अब इनको आप मशवरा दें मेरी तरफ से कि ये मैं ना मानू वाली गेम को खत्म कर दें, आए बैठे सबके साथ, और जो ये जिनके मुतालिक ये कोई बात करना चाहते हैं उनके मुतालिक कोई जो है वो एक मुस्बत बात करें ताकि अपना पॉइंट जो है ये अक्रॉस लेके आए। ये क्यों इसमें वक्त जाया कर रहे हैं सारों का? और ये जो आईनी तरमीम होती है ना शाइस्ता, ये सिर्फ एक हुकूमत के लिए नहीं होती है, कल को ये भी इक़्तिदार में आ सकते हैं। ठीक है, आने वाली हर हुकूमत ने अब इसको फॉलो कर रहा है उज़मा साहिबा, लेकिन ये शर्त जो रखी गई है इसके अंदर, देखिए ना, जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो कैसे होती है? वो भी तो ऐसे ही होती है ना कि 4-5 सीनियर जनरल्स के नाम जाते हैं और फिर उनमें से एक सवाबदीद होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो वो नॉमिनेट हो जाता है। तो जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं ये पब्लिक की विल से बैठे हुए, पब्लिक के वोट लेके बैठे हुए, पब्लिक का मैंडेट लेके बैठे हुए, तो ये जो फैसला करेंगे वो पब्लिक का फैसला होगा। ठीक है, उज़मा साहिबा वेलकम कर लेते हैं आपसे भी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली राशिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम सर, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, अब बड़ा जो दूसरा एलिमेंट है जिसको डिस्कस करना है जी बिल्कुल, अब चीफ जस्टिस की तैनाती पर डिस्कशन हो रही है। ये जो मुद्दा है अब ये टॉप ट्रेंड है, इसको पोलिटिसाइज भी किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात इस तरह से की जा रही है कि किसी तरह से इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे। वैसे तो अली साहब ये पहले दिन से कंट्रोवर्शियल मामला है, हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि सीनियर तरीन जज की तैनाती हो जाए? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जज की तैनाती की बात करती है, तो ये पसंद नापसंद के गेम से निकलकर अब कुछ प्रैक्टिकली बेहतर करने का वक्त आ नहीं गया? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, पहले तो इसको आपने कहा सियासी रंग दिया गया, बिल्कुल दिया गया, मगर यहाँ मैं आपको वाजे करना चाहूंगा, अगर आप उठा के देखें ये पीटीआई जो ढोल पीट रही थी, वो कह रही थी कि ये फैज ईसा साहब जो हैं इनको एक्सटेंशन के लिए दिया जा रहा है। ये तो साबित हो गया कि इनको एक एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। एक जो तरीक़ेकार है उसको बड़ा आईनी तौर पे बनाया गया है जिसमें सबको, आप देखें ये चीज कंट्रोवर्शियल कैसे हो सकती है? पार्लियामेंट जो आवाम के नुमाइंदे, जो आवाम की आवाज हैं, वो लोग, वो भी चंद लोग नहीं, वो भी मेजोरिटी नहीं, 2/3 मेजोरिटी मिलके उसको अपॉइंट कर रही है और चीफ जस्टिस को लेके आ रही है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो अगर वो पार्लियामेंट जहां कानून बनते हैं, आईन बनते हैं कानून, और जज उनको इंटरप्रेट करते हैं, तो उसमें क्या अचंभे की बात है कि वो पार्लियामेंट अगर अपॉइंट करे चीफ जस्टिस को? आई डोंट थिंक दैट एनी, और ये पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में आप उठा के देखें, पार्लियामेंट रिमूव करती है और अपॉइंट करती है जजेस को वोट करके। तो ये बड़ा अच्छी प्रैक्टिस है और ये दे रहा है, दुरुस्त है। और अगर आप मुझसे कहती जी हमारी जो जजेस हैं, जुडिशरी है, बहुत जबरदस्त काम कर रही थी, आप इसको क्यों, आप किसी से भी उठा के पूछ लें, 10-15 हज़ार केसेस पेंडिंग आपके हैं, 10-15 साल लग जाते हैं इंसाफ मिलते हुए लोगों को।
आप सू मोटो लेके हुकूमत लोग जजेस जो है हुकूमत चला रहे होते हैं, प्राइम इलेक्टेड नुमाइंदे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनको घर भेज रहे होते हैं। ये काम नहीं है उनका। उनसे क्या है, इतने लाखों केसेस पेंडिंग है, जाएं पहले अपने जो काम है वो करें। डैम बनाना, डैम के लिए फंड रेज करना, ये आपके काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना आपका काम नहीं है। 26 बिलियन रुपीस रेज किए डैम फंड में, जो वहीं के वहीं इतने साल पड़े रहे, ना डैम बना, ना किसी ने, नोबडी गिव अ डैम किस डैम फंड का करके आ रहे हैं। फिर अभी जाके हुकूमत ने ये 26 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट से वापस कौमी खजाने में लिए कि बात लोगों की दुरुस्त है। फलाह के लिए काम हो सके। बात दुरुस्त है I कि think जो जिसका काम है वो वही करे। डैम फंड बिल्कुल। रेज करना है या मजीद आपने कोई वेलफेयर का काम करना है, तो वो आप उन्हीं लोगों को करने दें जो वेलफेयर का काम करते हैं। ये भी वेलफेयर है कि अगर आप इंसाफ वक्त पर प्रोवाइड कर दें, ये भी वेलफेयर है कि बिल्कुल। अगर आप जस्टिस करें, ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब अब जो सवाल मेरा था अली साहब, वो ये था कि अब अगर ये जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है या उन पार्लियामेंटेरियंस पर आयद होती है, तो ये वाली जो शर्त है कि एग्जेक्टिव वो फैसला करेंगे चीफ जस्टिस की तैनाती का, क्या आपकी नज़र में ये बिल्कुल एक दुरुस्त चीज़ है कि एग्जेक्टिव फैसला करें चीफ जस्टिस की तैनाती का? आपको लगता है कि ये उसी तरफ से आनी चाहिए, नाम उसी तरफ से फैसले साजी की बात होनी चाहिए? देखिए, उसमें जो अगर आप देखें तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो हुकूमत है वो नहीं है, इसमें ऑपोजिशन के मेंबरान के नाम भी हैं, और ये सबको कंसेंसस में सबको लेके साथ चल के लेके जाने की बात है। अगर कमेटी आप देखें तो उसमें हमने यहाँ तक के पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं उनको भी दावत दी है कि भाई आ जाएं, बात करें। उनको सिर्फ सड़क पे बात करने का शौक है, टेबल टॉक करने का तो, डायलॉग करने का तो है ही नहीं उनको शौक ना। पहली सियासी जमात है जो डायलॉग में बिलीव ही नहीं रखती। सियासत काम ही है कि आप बातचीत से मसलों का हल निकालते हैं, या तो आप कन्वेंस हो जाते हैं या तो कन्वेंस कर लेते हैं। यहाँ आप देखें पीटीआई का सियासत देखें, उन्होंने जितनी भी शर्तें, मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर उस टीम का हिस्सा भी रहा जो हमारी पार्टी की तरफ से चीजें इस मामलात को देख रही, तो आई वाज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपको बताता हूं कि जो ऑब्जेक्शंस पीटीआई को थे उन सबको हमने एड्रेस किया। उन सबको चेंज किया उनकी वजह से, और एंड में उन्होंने ये भी कहा कि ये ड्राफ्ट फिर सही है, हमें एक्सेप्टेबल है, मगर जस्ट बिकॉज खान साहब जेल में थे और खान साहब को समझ नहीं आया, उन्होंने वोट नहीं दिया। उन्होंने इस पे कुछ नहीं कहा कि जी जो इसमें जो ड्राफ्ट पास हो रहा है, भैया आप पार्लियामेंट में मौजूद थे, वोट आपने दिया नहीं, आपने अपनी बात भी कर ली, तो सब चीजें आपकी मशावरत से हुई। आप तो उस कमेटी में भी थे, पीटीआई के दोस्त हमारे जो आके अपने राय और अपनी चीज दे रहे थे। एंड में हमने सब चीजें कबूल की जो उनको चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं होने चाहिए। अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जफर अली शाह साहब ने भी ज्वाइन किए। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम जफर अली शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, जफर अली शाह साहब को कनेक्ट कीजिएगा टीम दोबारा, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही। उज़मा साहिबा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाह रही, अब अली राशिद की हमने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ड्राफ्ट के अंदर अपनी राय भी दी, आखिर तक वो उस पर थे भी, लेकिन आखिर में वोट भी नहीं दिया, जस्ट बिकॉज कि उनकी बानिया पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई और उनकी तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो आखिर में जाकर पूरा बॉयकॉट कर गए पूरे सिस्टम का। अब भी वो जब कमेटी में नहीं बैठना चाहते, तो आप क्या समझती हैं फिर क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज ए पॉलिटिकल पार्टी? हाँ, ये अब आपने सवाल जो है ना सही किया है। अच्छा। आप जब इनको मुंसलिक कर देते हैं ना पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ, वो सवाल ही गलत होता है। अच्छा। देखिए, ये एक जत्था है, इनका अपने मुफादात हैं, इनको पब्लिक इशू से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये दिनी तौर पर खत्म हो चुके हैं ग्राउंड पे। तो ये इसी तरह के अपने पाँव पे जब कुल्हाड़ियां मारते रहेंगे तो ये सीन से गायब हो जाएंगे। इनको शौक नहीं है कि पार्लिमानी जमहूरियत करें या उसमें अपना हिस्सा डालें। आपने जो भी बात की है, देखिए टेक्निकली ये हमारे साथ थे, इनको टेक्निकली कोई एतराज नहीं था मुसव्वदे से, और इसीलिए इन्होंने 10 की 10 मीटिंग्स में इन्होंने शिरकत भी की। इनका जो प्रॉब्लम ये था कि ये अपनी सियासी एजेंडा जो था ना, उसकी वजह से इसके खिलाफ हुए, क्योंकि ये चाहते थे, वो जो बानी साहब बैठे हुए ये एनआरओ चाहते थे, वो चाहते थे ना। उन्होंने क्या आगे से पूछा जब ये लोग मिलने गए, इतने तगोदौ के साथ जब मिलने गए, तो क्या कहा कि तुमने कॉन्फ्रेंस क्यों होने दी, तुमने क्यों नहीं उसके रास्ते में रुकावटें डाली? अब मुझे आप ये बताएं, अगर ये सोच है
एक लीडर की, तो आगे से जो बेचारे इसके कुछ भले लोग भी हैं इसमें, वो तो चुप ही करके बैठ जाएंगे ना, क्योंकि वो अगर कुछ बोलेंगे तो उनको उठा के साइड पे फेंक देंगे। इनको तो वो गड्ढापुर जैसे लोग पसंद हैं, जो कि छोड़ डालते हैं, जो कि जो है वो इंतशार फैलाते हैं, जो कि टेयर गैस के शेल्स लेके आते हैं और पूरी यलगार जो है अटैक करती है फेडरल हुकूमत पे और पंजाब पे। उनको तो वैसे लोग पसंद है ना, उनको सफाई पसंद, पीस लविंग लोग तो पसंद ही नहीं है। तो ये इस तरह देखें, ये पाकिस्तान जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम पार्टी वो भी सारी वोट लेके आई हैं, सब मुश्तरका तौर पे उन्होंने ये मुसवदा पास किया है और इसके अच्छे मुस्बत नतीजे निकलेंगे, इसलिए आप लोग फिक्र ना करें। ये जो आप बहुत ज्यादा इन लोगों को हवा दे के टाइम दे देते हैं ना कि जी बात करें, बात इनकी है ही नहीं कुछ करने वाली, इन्होंने ना करनी भी कोई नहीं है बात। तो इसलिए ये किस्सा पारीना इनको छोड़ दें। अब आप सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की पे, उनकी मईशत की बहाली पे और पूरी कौम को इकट्ठे लेके चलने पे अब आप गौर करें। इन्होंने चलना है साथ, कदम से कदम मिला के, मोस्ट वेलकम। नहीं चलना तो फिर ये बस ये जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री का एक सफा बन के रह जाए। वो तो फिर उनको अपने जो उनका किरदार है, जो अपनी प्रैक्टिकल चीजें वो कर रहे हैं, वो उनको उसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि वो हिस्ट्री का पार्ट ना बने और अपने आप को एक जिंदा रखें हमेशा के लिए, तो फिर उनको बड़ा वाइटल रोल प्ले करना पड़ेगा और बड़ा कंस्ट्रक्टिव और बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा। अली जफर साहब को हम कोशिश कर रहे हैं उनसे राब्ता कर लें सो दैट उनका भी हमारे पास नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। अली राशिद साहब, अब जब ये तरमीम भी हो गई, हम सुनते हैं कि अदलिया का कारकर्दगी के हिसाब से 100 से भी ऊपर का नंबर है। अब जब ये सब चीज़ें हो गई और ये भी कहा गया, चले हमने मान भी लिया कि ये इस्लाहात जो हैं वो हमारे लिए हुई हैं, आम आवाम के लिए हुई हैं, अब आपको लगता है कि आम आदमी को इंसाफ मिलेगा और वो इंसाफ मिलेगा जिसको वो डिज़र्व करता है? बहुत डिले जस्टिस वाली बात तो नहीं होगी कि वो जिस तरह से बिलावल साहब भी फरमाते थे कि जो मेरा केस है वो देखें कि केस किसका था और भुगता किसने और कब आया उसका पूरे का पूरा फैसला, वो चीज़ें तो अब हमें नहीं देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रोसेस में अभी मजीद हमें कितना वक्त लगेगा कि हम उसको विटनेस कर सकें? देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द विटनेस करेंगे आप इसको। और देखें, हम काफ़ी चीज, ये जो अमेंडमेंट आई है जुडिशल रिफॉर्म्स की, इसमें काफ़ी चीज़ें थी हाईलाइट जो नहीं हो सकी। इसमें रिबा जो इंटरेस्ट है उसके खात्मे की बात की गई है। इसके अलावा FIRs जो हैं उसमें जो प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है कि लोगों के जो उनकी मुश्किलात होती हैं वो FIR कटवाने जाते हैं, उसका जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा आसान किया गया है। उसके अलावा इस्लामिक काउंसिल जो है वो शरीयत के जो कानून होते थे उस पे 2 साल उनके पास होते थे अपनी ओपिनियन देने में, जिसकी वजह से चीज़ें तातील का शिकार होती थी, उसको 1 साल कर दिया गया। इसमें बहुत अनगिनत इक़दाम हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, जिसकी वजह से एक आम आवाम को जो है फ़ायदा पहुँचेगा। मगर ये हमने, जाहिर सी बात है कि वो इतना सनसनी नहीं है, तो वो उसके बारे में इतनी बात नहीं हो रही कि और क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई है, जजेस को कैसे अपॉइंट कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस है, वो भी ठीक है। मगर देखें, सीनियोरिटी पे करें फलाना, ये करंट जो हमारे जजेस जो मंसूर अली शाह साहब हो गए, वो उनका ही फॉर्मूला था। अगर आप देखें जो सिंध अपना लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं, बाकी वहाँ जजेस हुए हैं, वो तो सीनियोरिटी पे नहीं हुए, वो तो अपॉइंट हुए अपनी काबिलियत पे, उनकी परफॉर्मेंस देख के। और ये मंसूर अली शाह खुद जो सुप्रीम कोर्ट, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया है जिसके लिए ये जंग लड़ रहे हैं कि उनको नेक्स्ट अगर वो अपॉइंट नहीं हुए तो क़यामत आ जाएगी और हम रोडिया। और एक तो ये गंदापुर जो है, इनको कोई लीश डाले जहां थोड़ी चीजें बेहतरी की तरफ जानी शुरू होती हैं, स्टॉक मार्केट बढ़नी शुरू हुई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, वहां ये फिर से कह रहे हैं कि नहीं, ये अगर वो उसको जज नहीं लगाया। अब देखें, आप हम पे इल्जाम लगाती नहीं कि ईसा को जो है, फैज ईसा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या एक आदमी के लिए ये हो रहा है। एक आदमी के लिए तो वो चाह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसने उनके हक में एक फैसला क्या दे दिया कि बस वही चाहिए उनको, और कोई नहीं चाहिए, ना सिस्टम चाहिए, ना निज़ाम चाहिए, ना एक प्रोसीजर चाहिए अपॉइंट करने का, बस चाहिए तो वो शख्स चाहिए। अब वो शख्स जो खुद फॉर्मूला दे चुका है कि सीनियोरिटी पे नहीं, कैपेबिलिटी पे भी हो सकता है। लाहौर जो आइडियल आपके सामने लाहौर के हाई कोर्ट में जो हुआ, जो जजेस अपॉइंट उन्होंने किया जी, ये सब चीजें जो देखने वाली हैं। गंदापुर में वापस आता हूँ, उनको
कोई समझाए वगैरह, उनके बाल वाली लहराते हुए जुल्फे अपनी ठीक है, मूंछें ठीक है। कटाओ जफर अली शाह साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। हेलो, जफर अली शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं लग रही, बड़ा साउंड सिस्टम आपका ठीक नहीं है कोई। अच्छा, ये देखिए टीम, आपने इनको दोबारा कनेक्ट किया लेकिन सर को आवाज नहीं जा रही। सर को आवाज बिल्कुल ठीक हो देती है, फिर हम सर को दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। अब उज़मा साहिबा से सवाल करती हूँ। उज़मा साहिबा, जिस तरह से अली भी फरमा रहे हैं कि जैसे चीज़ें स्टेबल होना शुरू होती हैं, चलिए आईनी तरमीम का मामला था, पास होनी थी, हो गई, जज की तैनाती का मामला खैर से वो भी निमट जाएगा, लेकिन ये जो एक और एहतजाज की कॉल दे दी है, कह रहे हैं कि हम एक और प्लान कर रहे हैं बड़े एहतजाज को, और उसका दायरा फिर हम पूरे मुल्क में फैलाएंगे, पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन एहतजाज पुरअमन होगा, लेकिन साथ साथ स्टेटमेंट ये कि पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे। ये समझना है मुझे आपसे, ये कैसे होता है? आपने सारी कहानी जो है वो 2 लफ्जों में खुद ही बयान कर दी। अब आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये टेक्निक जो है ना, ये क्या होती है असल में? ये असल में ये होता है कि बुलाते हैं लोगों को, गलत बयानियां करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के कहते हैं लिबर्टी चौक आ जाओ। अब बेचारे कारकुन जो है थोड़े बहुत जो आ जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं तो फिर उनका रुख ये जिना उसकी तरफ कर देते हैं। अब कारकुन बेचारों को तो नहीं पता होता ना कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका सियासी एजेंडा क्या है। तो ये इन्होंने पहले भी जो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, वो बच्चे जो जेलों में गए हैं, उनका क्या फ्यूचर रह गया, उनकी फैमिलीज आज तक रो रही हैं। तो ये इन्होंने आगे भी यही करना है। इनको कोई गम फिक्र फाका नहीं है कि ये लोगों को किस तरह से गुमराह करते हैं। लेकिन देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जमहूरी सोच नहीं है, अभी जब है, अब इन्होंने इस्तेमाल होना है। अब इन्होंने ये जो कॉल दी है तो आए, सौ बिस्मिल्लाह आ जाए। पहले इन्होंने कौन सा तीर मारा है? अपनी शौक है बेइज्जती कराने का, तो करवा लें। कोई हुकूमत इजाजत नहीं देगी कि आप एक यलगार लेके तो हमला आवर हो जाए। अब पंजाब को मैं आपको बताती हूँ, एक तरक्की करता हुआ ये सूबा है। मरियम नवाज साहिबा दिन रात मेहनत कर रही हैं, लोगों की जिंदगी में बेहतरियां ला रही हैं। कम से कम 60-70 उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। तो आपका ख्याल है कि वो जो तरक्की करता हुआ सूबा है उसको ये आके तो उसको तहस नहस करने की कोशिश करें और यहाँ पे कंफ्यूजन और केओस फैलाएं, तो इसकी हुकूमत इजाजत दे सकती है? भाई ये जो इन्होंने लावारिस छोड़ा हुआ है केपी का सूबा, भाई उधर आप जाएं। आप वो बेचारे लोग जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो रस्सियों के ऊपर डोलियों में वो दरिया क्रॉस करते हैं और टूट जाती हैं रस्सियां, वो अपनी जान से भी जाते हैं। उनकी आप यकीन करो, मैं कल अटक गई हुई थी ये पोलियो के हवाले से ना, वो जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांजिट सेंटर का मैं विजिट कर रही थी, वहाँ पे 70% जो लोग हैं वो हमारे पश्तून बहन भाई हैं। और वहाँ के डीसी साहब मुझे कह रहे थे कि ये जितने नौशहरा के जो लोग हैं ये सब अपना इलाज कराने पंजाब आते हैं। इन्होंने कोई सेहत की सहूलत, कोई अस्पताल कुछ इन्होंने बनाया हो वहाँ पे कोई हाल नहीं है। सड़कें जो है तबाह हाल है वहाँ पे, इस काबिल नहीं है कोई सड़क जिसके ऊपर गाड़ी लेके बंदा निकल जाए। लेकिन इतने साल से हुकूमत कर रहे हैं और फिर उसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके नाम पर फंड्स और फिर सारे मामलात। देख, अब अंदाजा करें कि नैब ने 168 अरब रिकवर किए हैं इनके बीआरटी के करप्शन में जो और इन्होंने अपने जमाने में 3.5 साल में नैब के दरवाजे बंद कर दिए थे, दफ्तर ही बंद कर दिया था नैब का, ताकि उनकी कोई तफ्तीश ना हो। अब नैब ने आके जनाब केस खोला है तो इतने अरबा रुपए की, और मैं नहीं कह रही, इनके अपने कैबिनेट के लोग जो हैं, आपको पता है, आपके सामने इनके वजीरों ने खुद उठ के गंडापुर को कहा है कि 7 अरब का टीका आपने लगाया, टैक्स पेयर के पैसे को आपने लूटा है और ये इसकी जवाबदेही लें। और किया क्या गंडापुर ने? उस वजीर को उठा के बाहर फेंक दिया। नहीं, क्या वजह है? क्या वजह है उज़मा साहिबा? ये अली राशिद साहब से पूछते हैं, शायद उनके पास इसका कोई जवाब हो। क्या वजह अली राशिद साहब, इतने फंड्स, इतने मामलात, इतने अरसे की हुकूमत और उसके ऊपर इतनी वाह केपी हुकूमत की, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस देखें या हम खुद जाकर देखें जिस तरह उज़मा साहिबा फरमा रही हैं, तो वो ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ें मौजूद नहीं है। प्रायोरिटी क्या है, माइंडसेट क्या है, करना क्या चाहते थे बानी पीटीआई केपी को लेकर? देखिए माइंड होगा तो माइंडसेट होगा, उनका माइंड ही नहीं है तो माइंडसेट क्या होगा? आप ये इनका आप देखें कि इनके खुद के वजीर इनके कैबिनेट में
गंदा पूर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इज ए करप्ट गाय, यहाँ सूबे में करप्शन के अलावा दूसरा काम नहीं हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उनसे संभाला नहीं जा रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उल्टे उनके अगर देखें कोई मुखालिफ पार्टी का है तो फिर भी आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकती हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट्स, उनके खुद के वजीर, कैबिनेट के मिनिस्टर रिजाइन करके कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ तो करप्शन हो रही है, तो काम ही कुछ नहीं हो रहा है जी। और फिर ये अपनी आके, मुझे जो लगता है कि ये आके अपनी वो जुल्फे लहरा के और मूंछों को ताव दे के ये कोशिश ये करते हैं कि ये डाइवर्ट करें अपनी परफॉर्मेंस को, बैड गवर्नेंस को अपने बयानात से, अपनी आवाम को, जो केपी की आवाम है उसको मिसगाइड कर सकें, मिसलीड कर सकें, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें कि भाई हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें बाहर निकलना है, कि कोई सवाल नहीं पूछ सके और उनकी अटेंशन जो है डाइवर्ट रहे। वरना उनके इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, उनके डू और डाई, और ये इस किस्म की चीजें उनकी चल रही हैं। पाकिस्तान थोड़ा बेहतरी, कभी IMF को खत लिख रही होती है PTI कि पाकिस्तान को आप फंड्स नहीं दें, कभी SOW हो रही होती है तो खान साहब नाराज हो रहे होते हैं कि आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी इंडियन एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ होता है तो ये कहते हैं हमारे धरने में आके खिताब कर दें। अब मतलब ये कुछ पैलेस्टाइन के लिए, गाजा के लिए कोई कंडेम करने के लिए इसराइल को एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसको बॉयकॉट कर देते हैं। अगर ये आप कनेक्ट द डॉट्स करें, ये मुझे तो नहीं लगता ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं या ये पाकिस्तान के वेल विशर्स हैं। ये तो कोई फॉरेन एजेंट, ठीक है, आप पाकिस्तान इन अ ब्रॉडर स्फीयर आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खैरखानी है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपने खैरखा तो बन जाएं, अपने फायदे की बात तो कर लें। ठीक है, उसके बाद जब आप अपने फायदे की बात करते हैं या खुद के साथ सिंसियर होते हैं या खुद के साथ लॉयल होते हैं, तो आप तभी दूसरे किसी का भला कर सकते हैं, किसी का फायदा कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप पहले अपने आप को देख लें, अपनी पार्टी को देख लें, उसके बाद आप जितने भी लोग हैं उनको मिसगाइड करें, जो भी चीज़ें आपने करनी है, जो आप कर भी रहे हैं वो करें। अब बड़ा सवाल अली साहब ये है कि 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे चीफ जस्टिस साहब। अब ये 3 नाम जो देने हैं चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए, उनमें आपके ख्याल में कौन से 3 नाम शामिल होंगे? हुकूमत इस हवाले से क्या सोचती है? इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन हैं, जो आपके पास भी उनकी कोई इन्फॉर्मेशन हो? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ा क्लियर हैं हम, और ये जो भी ड्राफ्ट था, जो भी चीज़ें हमने आवाम में भी शेयर किया, ये देखें ये बड़े डिलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद ये चीज़ें जो टेबल हुई हैं और फिर बात हुई है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज से ही नहीं, लीगल फ्रेटर्निटी से हमने बात की, डिफरेंट बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल से मीटिंग की, बलूचिस्तान बार काउंसिल से मीटिंग की, सिविल सोसाइटी को इनवाइट किया डायलॉग के लिए, सजेशन उनसे भी लिए, कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान को हमने इंगेज किया, और फिर वहां से जो हमें फीडबैक मिला, कुछ चीजें हमने चेंज भी की एक्सेट्रा। अब उसमें यह है कि जो 3 हमें काबिल, सीनियर तो होंगे ही, मगर काबिलियत, उनके फैसले, उनकी परफॉर्मेंस भी होगी ना। सीनियरिटी का मतलब ये नहीं होता कि बस आप सीनियर हैं और इतने साल आपको एज ए जज हो चुके हैं तो यू मस्ट बी द बेस्ट वन, द बेस्ट चॉइस। नो, दैट्स नॉट द केस। आपको ये भी देखना है कि सिर्फ इस सालों के अलावा आपके वो उन साल जितने गुजारे आपने, उसमें सब्सटेंस कितना था, कैसे आपके फैसले गए, कैसे आपने कितने केसेस डिस्पेंस किए, डिस्पेंस जस्टिस आपने किया लोगों को, कितने आपने जल्दी, कितने आपके वर्डिक्ट्स आए, उसमें क्या आपकी फाइंडिंग थी, क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो ये सब चीजें देखते हैं और मशावरत से सबको ऑन बोर्ड लेके ये चीजें होंगी, और जो है इसको हम लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाएंगे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो एक चीजें अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई हैं। देखिए इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, बाहर से SOU आपने होस्ट किया, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए जो आपसे इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार है। ये सब चीजें हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और आवाम को भी दिख रहा है। मसला ये, इनका नैरेटिव दफन हो चुका है। ये जो कहते थे महंगाई, ये जो कहते थे कि ये मुल्क नहीं चला सक रहे हैं, ये कहते थे डिफॉल्ट हो जाएगा ये अगर आ गए, ये सब चीजें गलत साबित हो रही हैं। फैज ईसा के लिए ये बिल पास हो रहा है कि उसको एक्सटेंशन मिल जाए, एक एक झूठ इनका झूठ साबित हो रहा है, और हर जगह ये गलत साबित हो रहे हैं। अब बौखलाहट का शिकार है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। अब आवाम को भी समझ आ रहा है कि यार ये तो जो बातें कर रहे थे हमें मिसगाइड कर रहे थे। उनके पास अली राशिद साहब, उज़मा साहिबा, आपसे सवाल है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ हर मसले का हल एहतजाज क्यों है? हर बात के ऊपर एक ही रिस्पॉन्स क्यों आता है क़यादत की जानिब से? क्या बाहर निकलें, इस्लामाबाद चले जाएं, रोड ब्लॉक्स कर दें, पंजाब से, कराची से सब निकल जाएं अपने अपने घरों से? हर मसले का हल तो नहीं होता ना ये, कभी तो आपको टेबल टॉक करनी पड़ती है। दुश्मन से भी बैठ के आखिर में आप मुज़ाकरात ही करते हैं, ये तो फिर आपके अपने लोग हैं।
कैसे हुकूमत निपटेगी अगर पीटीआई एक मरतबा फिर एहतजाज करती है? कोई प्लान है हुकूमत के पास, क्या करना क्या है? देखिए, हमारे पास तो कोई प्लान की जरूरत भी नहीं है। आपने देखा था कि जब लाहौर में इन्होंने जलसा करना था तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था बिल्कुल आए, जरूर शौक से आए, डीसी के साथ मिलके एक जगह मुतय्यन कर लें जहाँ पे जनरल पब्लिक जो है उनके भी उतने ही हकूक हैं, उनको डिस्टर्बेंस ना हो, उनकी जो रोजमर्रा जिंदगी है वो जो है उसमें कोई खलल ना पड़े, तो उसके बड़े शौक से आए। अब आपने देख ही लिया है कि 2.5 करोड़ लोग रहते हैं लाहौर में। अब बाकी तो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ ही देना, भाई 2.5 करोड़ में से आप कम से कम 2-4 हज़ार ही निकाल लेते लोग। मेट्रो तक चल रही थी, सारी सड़कें खुली थी लाहौर में, इनके साथ बंदा ही कोई नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने लाहौर पंजाब में तो अब लोगों को नजर आ गया कि कौन उनके फायदे के लिए काम कर रहा है और ये गुजार सरकार ने उनके लिए क्या किया। तो वो कंपैरिजन जो है ना वो इतना ग्लेयरिंग और इतना वो ज्यादा उनको अब लोगों को देखे ना, लोगों को जिंदगी अब अपना घर अपनी छत, आज पहला वो जो जिसको 15 लाख मिले हैं वो अपने घर बना रहे हैं, वो आप पूरी दुनिया ने देखी है वो तस्वीरें। फिर आप देखें क्लिनिक ऑन व्हील्स। मैडम सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक मरतबा फिर हम ट्राई कर लेते हैं। जफर अली शाह साहब को शायद आवाज आ रही हो। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई होप आपको आवाज आ रही है मेरी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछे सर। आईनी तरमीम के मामले पर अब ठीक है तरमीम हो गई, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाह रही और फिर एक मरतबा एहतजाज की बात कर रही है? क्या माइंड में चल रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है, क्या सोचती है? एक अहम तैनाती होनी है सर, उसके ऊपर कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्यों? शायस्ता बीबी, ये एग्जैक्ट और सही जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, लेकिन जो मैं जवाब उनकी बिहाफ पे या पब्लिक के बिहाफ पे देना चाहता हूँ वो ये है कि अभी आपने फरमाया कि आईनी तरमीम तो हो चुकी है और आगे आईनी तरमीम कौन सी हुई है? ये तो एक बहुत बड़ी डकैती हुई है, बहुत बड़ा डाका डाला गया है 25 करोड़ आवाम के राइट्स पर। और इसके असरात जो हैं ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा और अभी चलने शुरू हो गए हैं, पता चलने शुरू हो गए हैं। यानी वो ये है कि इन्होंने तो देखे ना, मैं आज भी एक डिबेट में मैं याद कर रहा था कि किसी मुल्क के भाई जो आइन होता है उसके जो 3 बड़े सतून होते हैं, और आज बल्कि डान का एक वो बहुत अच्छा था क्लिप भी कि वो वही उसी की मैं तशरीह कर रहा हूं कि 3 बड़े पिलर जिस पर स्टेट खड़ी हुई होती है उसका एक पिलर जो है वो गिरा दिया गया है, जिसको जुडिशरी कहते हैं। उसका सत्यानाश कर दिया गया है और उसके सत्यानाश होने के असरात शाहज़ाद बीबी वो आपके मेरे आम पब्लिक की लाइफ पर पड़ेंगे कि एक एग्जेक्टिव, यानी ऐसा समझे कि अब एक थानेदार की हुकूमत है पूरे मुल्क पर, एक SHO की हुकूमत है, और वो भी जो आए हुए हैं, ये क्या आप क्या समझते हैं? आप ईमानदारी से भी ये बताएं या किसी से पूछ लें आप कि ये जो फार्म 47 वाले हैं ये कोई, बल्कि इन्हीं में से किसी से पूछ लें कि भाई आप ईमानदारी से बताएं कि आप जीत कर आए हैं, इन पर तो कौम का एतमाद ही नहीं है। मेरे पास जफर साहब, मेरे पास उज़मा कारदार साहिबा हैं, अली राशिद साहब हैं, बता दें किससे पूछना है, पूछ लेती हूँ। जी अली साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी मुझे अब मेरी बात जवाब का सवाल का जवाब भी ले लें। जफर साहब जवाब ले लेना, फिर आपने सवाल पूछा, अली साहब से जवाब ले लें। जी ये मुझसे ये कह रहे हैं कि ये बताएं कि क्या ईमानदारी से बताएं कि हम जो आए हैं क्या जीत के आए। मुझे इनसे इनकी मंतक और लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर आप उठा के देखें मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में 8 फरवरी को जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, वो चाहे आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें या PTI कहें, जिसको भी कहें, सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने। फिर जाके जो है बाकी दीगर जमातों ने आपस में लिए, उन्होंने कोalition बनाया, एक अलग चीज है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की पैदावार ये बार बार कहते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई मेजॉरिटी सीट्स आप जीते हुए, जहां आप जीते हुए वहां फॉर्म 45 47 बिल्कुल सही है, जहां आप हारे हैं वहां गड़बड़ हुई है। तो ये लॉजिक नहीं समझ आती। या तो आप कहें कि पूरा अक्रॉस द बोर्ड सब गलत हुआ है,
या हम सबसे ज्यादा मेजोरिटी हमने ले ली होती, आपकी बहुत कम सीटें होती, आप कहते हैं कि नहीं धांधली हुई है इसलिए हमें कम सीटें मिली हैं, और ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 की मंतक आप फिर देते तो लॉजिकल भी होता, आप थोड़े समझ भी आती आपकी बात, अपील भी करती कॉमन सेंस को। आपकी मेजोरिटी सीट्स, सबसे ज्यादा सीट्स आप जीते थे, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये इलेक्शन गलत था, और ये जो चंद सीटें जो बाकी जमातें जीत गई हैं गलती से वो भी गलत है, वो फॉर्म 47 की पैदावार है। मगर जहां हम जीते हैं एक एक सीट, वहां फॉर्म 45 भी सही है, 47 भी सही है, और सब कुछ ओके है। सो इसका भी जवाब देना। कहाँ जीते हैं आप? जरा नाम ले, आप किस जगह जीते हैं? कहाँ जीते हैं आप? क्यों लोगों को पार्लियामेंट में आए, देखिए कौन हुकूमत में है, कौन पूरी दुनिया के सामने आइन पास कर रहा है, कौन अमेंडमेंट्स कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं आप, क्या हम जीत गए हैं? पूरी दुनिया ने आपको देख ली है। करने दें, और अभी जो आपने कर ली थी, रो रहे हैं ना 45 47 का। अच्छा जफर साहब अभी जवाब दे रही रिकॉर्ड आराम से बात करें चुका है। अब लोगों को जो है ना वो सुन के तो वो अब बिल्कुल मुतफक्कर हो गए इन लोगों से। टोटल 1 करोड़ वोट है इस पार्टी के, और ये बात करते हैं 23 करोड़ की। इनको पहले ये बताएं कि आपका कोई पोलिंग एजेंट तो था नहीं वहाँ पे 8 फरवरी को, तो फॉर्म 45 की कहानी कहाँ से हो गई? वो कौन से फॉर्म 45 थे जो कि आसमानी इनके पास आ गए जब इनके तो पोलिंग एजेंट तो इधर ये बता दें किन फॉर्म 45 की ये बात कर रहे हैं इन्होंने जनाब। बातों के अच्छा वो तो कहीं हुई होगी ना। अच्छा उज़मा साहिबा हमें ना इनसे उसी सवाल का जवाब, उज़मा साहिबा ये जीते वहां नहीं हुई, इनसे पूछें जहां जीते वो सही था। और केपी में इसका मतलब है कि ये सब केपी असेंबली को डिसॉल्व कर दें। इसका मतलब जो 80% सीटें वहाँ पे इनकी आई हैं वो भी धांधलीशुदा है, क्योंकि ये फॉर्म 45 47 का किस्सा तो फिर वहां पे भी चल रहा होगा। आप केपीके की किसी एक सीट का नाम ले जहां पर धांधली हुई है और जहां पर सुबह उठाकर उसका नाम अनाउंस किया गया है। बाकी सारे पाकिस्तान में आप जब इल्जामात की बारिश कर सकते हैं, सबूत आपके पास देने का नहीं है। अगर सबूत होता आपने कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया है? वो आप मुझे ये भी बताएं, 8 महीने हो गए कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया है? आप वो डस्का का वो आप जफर साहब करें, डस्का की इलेक्शन में क्या हुआ था वो आज तक हमें पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। ये दूध के धुले जो है ना, आपको 5 असेंबलियों का इलेक्शन नहीं आ रहा, आपको डस्का याद आ गया है, पता चल गया है। अच्छा जफर साहब फिर आप इस बात से इनकार कर देना। मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि केपी में धांधली हुई थी, तो फिर आप बोल दे कि नहीं हुई थी। वो पता नहीं, वो मौलाना साहब बताए ना किस सीट पे धांधली हुई थी। वो धांधली वालों के आके साथ मिल गए हैं, फिर धांधली वालों उनके साथ है के लिए आवाज उठा रहे हैं। नहीं शास्त्रा भी लोगों को मिसगाइड मत करें, लोग अब जान गए हैं। ये जो टोला है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें से 3 नेशनल असेंबली की सीटें जो हैं वो नून लीग को मिल गई थी और 2 प्रोविंशियल में नून लीग को मिली थी। ये सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला था। ये क्या वो जो आपके जो ये चीफ जस्टिस साहब थे जो सुबह जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, ये उनकी बात आप कर रहे हैं? इस चीफ जस्टिस को तो आप कह रहे हैं मेरा अदालती बात सुने, वैसे ना करें, इस तरह ना करें। लेके आए हैं मैं बंद करने लगा हूँ। अब जाएं जफर साहब मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने मेरे सवाल से पूरी कॉन्वर्सेशन का रुख जो है ना, जफर साहब माजरत के साथ, जफर साहब ड्यू रिस्पेक्ट आप मेरी बात सुने। ये आगे किराए के लोगों को बैठा दी क्या? जफर साहब ये गलत बात है, आप मेरी बात सुने प्लीज। मैं इनके साथ बहस नहीं कर सकता। अच्छा मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर। फील्ड नहीं है। रिस्पेक्टेड सर, आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल था। इनको बंद करें, आप इनको खामोश करें, आप अपने सवाल करें। इनके पास बात करने वाली कुछ नहीं है, अब इनके पास 0 बात है। अच्छा उज़मा साहिबा ये थोड़ा सब्र करें, थोड़ा काम डाउन हो जाए। इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनके पास सवाए शाये करने के और कोई बात नहीं बची। अच्छा मैडम हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं, अभी जो पार्लिमानी कमेटी का पूरा मुद्दा उठा है, हम उनसे वो तो जान लेना कि अभी करंट सिनेरियो जो चल रहे हैं उसके ऊपर पीटीआई क्या सोचती है, क्या समझती है। मेरा सवाल तो वो था। जी जफर साहब कंटिन्यू कीजिएगा
कि क्यों नहीं बैठना चाहते इस कमेटी में? वो उसमें क्या बैठेगा, जो ये सारा एक फ्रॉड पे मबनी है सारा, तो वो किस लिए बैठे जिस फ्रॉड को मुकम्मल आप करना चाहते तो हैं? इनको बोलेंगे ये जो 10 मीटिंग इन्होंने अटेंड की थी उनकी- वहाँ पे पार्लिमानी की, तो वो 10 मीटिंग्स में क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या सिर्फ चाय पेस्ट्री खाने जाते थे? ये कौन है वो 10 बीबी, मुझे meetings बताया में तो क्या सही किया था शायद इन्होंने बीबी, वहाँ पे कौन बैठ है? के जफर साहब, पार्लिमानी जफर साहब meeting में? हमारे ये नहीं बता दें। जफर साहब, उज़मा कारदार साहिबा बात कर रही हैं आपके साथ और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आपने बोला कि आप नहीं बैठना चाहते, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी भी कौमी असम्बली में तो है ना, एज अ पॉलिटिकल पार्टी पावर तो है ना, तो फिर आपकी क्या रीज़न है, आपके पास क्या ग्राउंड्स हैं? मौलाना साहब के साथ मुसव्विदे के ऊपर आपने एग्री कर लिया, वोट चलो नहीं दिया एंड ऑफ द डे आपने उसमें, लेकिन अभी क्या रीज़न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं इसके ऊपर बैठना चाहती? वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का इन्होंने जो असर छोड़ा है तो कोई खत्म फिर भी नहीं कर सके ये। वो जेन्युइन डिक्लेयर हुए हैं, वो मर्जी उनकी, वो बैठते हैं इनको अच्छा। ताकि इनको खुली छुट्टी ना मिल सके। हाँ। इनका जहाँ पर असेंबली के अंदर हाथ रोकना पड़ेगा वो वहां पर रोका जाएगा, तो जहाँ वहां पर पर सड़क पे करना पड़ेगा वहां रोका जाएगा। जफर साहब, ये आईनी एक बहुत बड़ा टोला है जिन्होंने आइन को तबाह कर दिया, दफन कर दिया इन्होंने आइन को, आज और मुल्क को बेआइन कर दिया आपने इन्होंने। तो उठा के पूरी नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व करवा दी थी। कासिम सूरी जो है एक खत लहरा के उसने और छोड़ेगा जैसा भी इनको नहीं पता, जिनको तारीख का नहीं पता, जिनको महात्मा ज्ञान का नहीं पता, आपने इनको बिठा लिया अपने, आपका इतना अच्छा मीडिया है, आपने इनको बिठा लिया, आप लोगों का तो उनको ये हाल है बुलाया करें जिनको कुछ पता ना हो। आपको आइन की समझ है, ना आपने कभी आइन पढ़ने की कोशिश की है, बस आपने आइन को इस्तेमाल किया है, बस हर दफा लहरा के, साइफर लहरा के, बस ये आपने काम किए हैं। अच्छा, ये कौन है बीबी, कैसा बीबी? ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जफर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जफर अली शाह साहब, अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।